हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत का तुरंत वो रेड वाला बटन अभी का अभी दबा दो। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो ऐसे आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली नीट एग्जाम्स के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाना चाहिए ताकि आप उन वीडियोज़ को देख के तुरंत अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और मेरी वेबसाइट पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए www.biological.co.in और उस पे जाके आप लोग देखिए, आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आज का लेक्चर है हमारा लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के ऊपर। हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस भी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो कि पहले आप वो वीडियोस देख के फिर आप ये वाला वीडियो देखिए, तो आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उन वीडियोज़ के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को पूरी की तरीके से आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, जिसमें से सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही छोटे से स्मॉल, दीज आर स्मॉल वेसिकुलर, दीज आर स्मॉल वेसिकुलर structures. These are small vesicular structures which are membrane bound, and they are, of course, they are membrane bound structures, and they are formed as a result of packaging. They are formed as a result of packaging in Golgi. तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स है। छोटे छोटे ओवल टाइप के आप लोगों ने छोटे छोटे स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग लाइसोसोम्स बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड तो होंगे क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तभी आ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी बॉडीज। ये गोल्जी बॉडीज में जो पैकेजिंग वाला होता है, पूरा आपका प्रोसेस होता है। अगर आपने, तभी हम कह रहे हैं कि आपने अगर गोल्जी बॉडीज वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिए तो आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। सो दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडीज। अब बहुत ही ज़्यादा काम की बात वो ये है कि इनमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलेजेस एंजाइम। दीज लाइसोसोम्स दे आर रिच इन हाइड्रोलेजेस enzymes. These hydrolysis enzymes are also called as acid hydrolases because they are optimally active. They are called acidic hydrolases or acid hydrolases because they are optimally active. They are optimally active at the acidic pH। ये एसिडिक pH पे एक्टिव होते हैं और ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों को डाइजेशन कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, एंड दे कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, दे कैन डाइजेस्ट फैट्स। तो इसमें हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइपेजेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को भी ये लोग क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेजेस भी होते हैं, और हमारे पास इसमें प्रोटीएजेस भी होते हैं। वी ऑल्सो हैव प्रोटीएजेस इन इट। तो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो क्या हैं कि इट कंटेन्स स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडीज। हाइड्रोलेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनको एसिड हाइड्रोलेजेस भी बोलते हैं, और ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं किस पे? एसिडिक पीएच पे। ये एंजाइम्स होते हैं लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस। तो ये अपने नाम से बता रहे हैं कि ये किस किस चीज़ों को डाइजेस्ट करने में सक्षम है, किन किन चीज़ों को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब
Due to the presence of these enzymes, some of the very important functions, some of the really very important functions of the lysosomes are as follows. आप इनको देखिए, ये बहुत ही important functions हैं. ये enzymes जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक enzymes हैं और ये कुछ बहुत ही important functions करते हैं. जैसे कि अगर एक function की हम लोग बात करें, it is called as हेट्रोफेजी. हेट्रोफेजी का क्या मतलब होता है? डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस. इट इज डाइजेशन ऑफ फॉरेन, इट इज द डाइजेशन ऑफ फॉरेन substances or materials with the help of phagocytosis. या तो ये phagocytosis करते हैं या फिर और एक और प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस करके ये क्या करते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फॉरेन सब्सटेंस आपको हार्म ना पहुंचा पाए, सेल को हार्म ना पहुंचा पाए. तो ये प्रोसेस होता है क्या? फैगोसाइटोसिस होता है या फिर क्या होता है? पिनोसाइटोसिस होता है. तो ये तो हो गई बात किसकी? हेट्रोफेजी की. इसके बाद एक और होता है प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफेजी. ऑटोफेजी में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको डाइजेस्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोफेजी कहते हैं. ये ज्यादातर होता है ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ सेल. ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब सेल स्टार्वेशन के स्टेट में होता है तो ये डाइजेस्ट कर देता है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? ऑटोफेजी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोफेजी. और इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज कॉल्ड ऑटोलिसिस. ऑटोलिसिस, जिसमें क्या होता है? पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है. तो होता क्या है? लाइसोसोम क्या करता है? बर्स्ट कर जाता है. इट बर्स्ट, लाइसोसोम बर्स्ट एंड इट रिलीजेस ऑल द एंजाइम्स. जैसे ही आप इमेजिन करो एक सेल के अंदर लाइसोसोम है और लाइसोसोम में इतने ही खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके प्रेजेंट हैं और वो लाइसोसोम अगर सेल के अंदर बर्स्ट कर जाए तो क्या होगा? सो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, द हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स दे रिलीज एंड दे आर सो पावरफुल दैट दे डाइजेस्ट द होल सेल. दे डाइजेस्ट द होल सेल. तो ऑटोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल डाइजेशन. और ये हेल्प करता है पुराने सेल्स को, वर्न आउट सेल्स को. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज ये जो आपके पुराने सेल्स होते हैं, वर्न आउट सेल्स होते हैं, उनको रिमूव करने में ये हेल्प करता है. लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, सेल का ही डाइजेशन हो जाता है और इस तरीके से हम अपनी बॉडी से पुराने ऐसे सेल्स जो कि अब हमारे काम के नहीं हैं, हम उनको हटा सकते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोलिसिस, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल लिसिस. अभी इसी प्रोसेस की वजह से, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से these lysosomes they are also called as suicidal bags of the cell. They are also called as suicidal bags of the cell. Why they are called suicidal bags of the cell? क्यों? क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम ही सेल की डेथ का कारण बन सकता है. कब बन सकता है? जब लाइसोसोम क्या हो जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा, तो वो उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेगा जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट था. तो एक तरीके की क्या हो गई है? सेल की सुइसाइड हो गई. सेल की जो डेथ हो रही है वो क्या है? एक तरीके की सुइसाइड है. सो दे आर कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग्स. जैसे ही ये बैग्स फटते हैं, बर्स्ट करते हैं, ये सेल के लिसिस कर देते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं. तो These are some of the important functions of the lysosomes. और इसके इसी अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स और फंक्शंस की वजह से दिस लाइसोसोम इज हाईली पॉलीमॉर्फिक. दिस लाइसोसोम इज हाईली
मॉर्फिक, जो कि ज़्यादातर अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। और इसके बाद आते हैं हम लोग अपने लास्ट सेल ऑर्गेनेल पे, जिसका नाम है वैक्यूल्स। दिस इज द लास्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वैक्यूल्स। ये जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं, these vacuoles, they contain water, they contain sap, and they contain other excretory materials. They contain water, sap and other excretory materials. और अगर प्लांट सेल्स की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्लांट सेल्स की बात करें, दे कैन ऑक्यूपाई एज मच एज 90% ऑफ द सेल। 90% ऑफ द सेल क्या हो सकता है, वैक्यूल हो सकता है। 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज वैक्यूल। ये किस में होता है, ऐसा प्लांट सेल्स में होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल it is vacuole which contains water, sap, excretory products and other materials। ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है भाई, वाटर होता है, सैप होता है, अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये बाउंडेड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से। दिस इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड दिस सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो अगर वैक्यूल्स होते हैं तो बहुत ही माइन्यूट वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स। इफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट दे आर वेरी माइन्यूट, अदरवाइज द वैक्यूल्स आर एब्सेंट। प्लांट सेल्स में ये ज़्यादातर होते हैं और प्लांट सेल्स में ये काफ़ी वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं, किसका, प्लांट सेल का, ठीक है ना। तो ये हो गई किसकी बात, वैक्यूल की, विच इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये जो टोनोप्लास्ट होती है, दिस टोनोप्लास्ट it tonoplast facilitates the movement of ions and other materials against the concentration gradient, into the vacuole। ये क्या करती है, टोनोप्लास्ट क्या करती है, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इनटू द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन सारी चीज़ों को, आयंस को और अदर मटेरियल्स को लेके जाती है, जिसकी वजह से पूरे सेल से अगर कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर विद द होल सेल, तो इन वैक्यूल में ज़्यादा टॉनिसिटी होती है, मतलब ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं और अदर मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से इफ़ यू कैन रिमेंबर और इफ़ यू कैन रिकॉल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स में जो एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट के एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन को रूट हेयर्स बोलते हैं। और रूट हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं दीज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वैक्यूल्स। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वैक्यूल्स ही हमें वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वैक्यूल्स जो होते हैं ये एंडोस्मोसिस करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि रूट्स में पानी अंदर की तरफ आता है। तो ये एक तरीके का क्या है, दिस इज अडेप्टेशन। अगर रूट्स की बात करें, रूट हेयर्स की बात करें, सो दिस इज वन ऑफ अ अडेप्टेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो अगर आपके दिमाग में, मन में सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल में इसकी कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा के रखता है, तो उसका रीज़न, वन ऑफ द रीजंस ये भी है। इसके बाद अगर कुछ हम लोग और वैक्यूल्स की बात करें, कुछ स्पेशल वैक्यूल्स की बात करें, तो अमीबा में आप लोगों ने सुना होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि किस में हेल्प करता है। अमीबा में एक वैक्यूल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमीबा में आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ऐसे ही अगर हम लोग कुछ प्रोटिस्ट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सम सेल्स कॉल्ड प्रोटिस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं क्या, फूड वैक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड
वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अमीबा में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, प्रोटिस्ट में होते हैं फूड वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के बारे में पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया है। टोनोप्लास्ट जो होती है इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको क्या करती है, बाउंड करती है चारों तरफ से। तो ये था हमारा पूरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नहीं देखे हैं तो वो भी, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके उनको भी जल्दी से देख लो। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।